गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने हर्डमानिया जो एनिमल लिया था उसमें उसका क्लासिफिकेशन, उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसका जो ओरिएंटेशन था, जो अभिविन्यास था, उसके अलावा उसके जो एक्सटर्नल बॉडी थी, जो स्ट्रक्चर थी, जिसमें उनकी शेप, साइज, कलर को अपन ने अच्छे से जाना था। उसके बाद अपन ने उसका जो टेस्ट, जिसे अपन बोल रहे थे ट्यूनिक, यानी उसका जो बाहरी आवरण था, रक्षात्मक आवरण, उसके बारे में भी अच्छे से बात की थी। उसी में थोड़ा सा अपना पॉइंट रह गया था, तो उसी को वापस अपन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि आपका तो पीछे का भी रिवाइज हो जाए। टेस्ट या ट्यूनिक। जो हर्डमानिया एनिमल है, एक समुद्र के पानी में पाए जाने वाला, और उसमें भी समुद्र की जो सतह होती है उसमें जो चट्टानें होती है या उस समुद्र के पेंदे में चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है हर्डमानिया, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो उसका जो बाहरी रक्षात्मक आवरण होता है, एक बाहरी मोटा रक्षात्मक या अल्प पारदर्शी जो आवरण होता है, उसे अपन क्या बोल रहे थे? टेस्ट या ट्यूनिक बोल रहे थे। ये टेस्ट या ट्यूनिक जो है, यह ट्यूनिसिन नामक सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। ट्यूनिसिन नामक सेल्यूलोज। तो एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ऐसे पॉइंट से ही बनता है कि टेस्ट या ट्यूनिक किससे मिलकर बना होता है? ट्यूनिसिन नामक सेल्यूलोज से, जिसके अंदर प्रोटीन्स होंगे और इनऑर्गेनिक साल्ट्स का मतलब लवण से, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी बात की थी कि ये जो हर्डमानिया का टेस्ट या जो ट्यूनिक है, यह सहायक श्वसन अंग और सहायक संवेदी अंग के रूप में भी काम करता है। एसेसरी, रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। यह टेस्ट या ट्यूनिक लगभग 8 से 12 mm मोटा होता है, स्मूथ होता है और चमड़े, छूने पर चमड़े जैसा प्रतीत होता है। चमड़े जैसा, जैसे लेदर के शूज की अपन बात करें तो छूने पे वो अपन को स्मूथ से लगते हैं, लेकिन बहुत हार्डर होते हैं। वैसे ही ये जो हर्डमानिया का टेस्ट या जो ट्यूनिक है, ये भी छूने पे अपन को स्मूथ तो लगेगा, लेकिन लेदर के समान कठोर भी होता है। इतनी बात अपने प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी। उससे आगे अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो ये टेस्ट या जो ट्यूनिक है, यह स्मूथ कार्टिलेज, मतलब उपास्थि नामक संरचना से मिलकर बना होता है। यानी जैसे उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, वैसी ही संरचना से मिलकर ये टेस्ट या ट्यूनिक बना होता है। अब कई स्टूडेंट्स जो आज ही इस क्लास को ले रहे होंगे, उनके तो सब ऊपर से जा रहा होगा। तो ध्यान में रखना ये चीज कि हर्डमानिया जो है वो एक समुद्र में पाए जाने वाला एनिमल है, जो बटुए के समान या एक आलू के समान दिखाई देता है, जिसके नीचे पर इसका फुट वाला पार्ट होता है, जिससे ये चिपकता है किसी सरफेस से, और इसमें ऊपर की तरफ दो उभार से बने होते हैं, जिनको एक को तो ब्रेंकियल साइफन और एक को एट्रियल साइफन बोलते हैं। ये जो बटुए समान या आलू के समान जो अपन को एनिमल दिख रहा है, एक ये कवर से कवर रहता है, एक आवरण से परिबद्ध रहता है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? टेस्ट या ट्यूनिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। इस स्ट्रक्चर में, टेस्ट या ट्यूनिक में, जिलेटिनस मैट्रिक्स
ये तो अपन ने अभी इसकी ऑनलाइन आउटलाइन बात कर ली है कि इसमें क्या क्या होता है, ये किस रूप में काम करता है। अब अपन ये जानेंगे कि इस टेस्ट या ट्यूनिक के अगर स्ट्रक्चर को अपन देखें तो इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है। तो जिलेटिनस मैट्रिक्स, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सेल्स के फाइब्रिल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स के फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स का मतलब है यहां पे तंतुओं से। इनके अलावा ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि शाखित रक्त वाहिकाएं। अब रक्त वाहिकाएं नहीं होगी तो ये तो सूख कर कठोर होकर एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा, वो तो किसी काम का ही नहीं है, इसके अंदर का एनिमल ही मर जाएगा। तो उसको स्मूथ बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। तो वो क्या कहलाएगी? ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। क्या क्या मिला इसमें? जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिलेटिन क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ, प्रोटीन जैसा। जिलेटिनस मैट्रिक्स यानी मध्यांश या मध्य भाग। डिफरेंट टाइप की सेल्स के फाइब्रिल्स या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनके फाइब्रिल्स या तंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स यानी कि शाखित रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, प्लस कैल्शियम से बनी स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स को बोलते हैं कंटिकाएं, कंटिकाएं। तो ऐसे अगर आपने पढ़ा हो तो इस पे कुछ कांटे जैसी संरचना भी मिलती है जिन्हें बोलते हैं स्पीक्यूल्स या कंटिकाएं। तो ये सभी संरचनाएं, ये सभी सबस्ट्रेट, ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर एक टेस्ट या ट्यूनिक का निर्माण करती है। तो ऑल ओवर इनके बेस पे अगर अपन इस टेस्ट या ट्यूनिक के फंक्शंस की बात करें, कार्यों की बात करें, तो आसानी से अपन बता सकते हैं। कैसे? कि ये टेस्ट या ट्यूनिक हार्डमानिया को सपोर्ट प्रदान करता है। फंक्शंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट वो देने वाला नहीं जिससे आप डरते हो, वो वाला टेस्ट नहीं, ये टेस्ट इसका आवरण है। तो फर्स्ट तो हो जाएगा यह इस एनिमल को सपोर्ट प्रदान करता है। यानी जैसे अपनी बॉडी में स्किन होती है जो अपने बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को बचाती है, अपने ब्लड को बाहर रिलीज होने से, इन्वायरमेंट के संपर्क में आने से बचाती है, ऑल ओवर बोले तो एक रक्षात्मक आवरण के रूप में होती है। सेम वैसे ही जो टेस्ट या ट्यूनिक होता है हार्डमानिया का, वो भी एक आउटर कवर के रूप में भी काम करता है। तो सेकंड वर्क हो जाएगा आउटर कवर के रूप में। ऐसे ही अपन ने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि यह एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। तो वो भी अपन इसके फंक्शंस बता सकते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन बन गया कि टेस्ट या ट्यूनिक के किन्हीं दो फंक्शंस को बताइए, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है यहाँ पे ये टॉपिक, तो आसानी से 2 क्या 5 बता दोगे, 10 बता दोगे। लेकिन कब? जब आपने इसको ध्यान से समझा होगा तब। अब बात करेंगे, अच्छा ये टेस्ट या ट्यूनिक के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं मेंटल, मेंटल या बॉडी वॉल। मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, हार्डमानिया मेंटल नहीं होता। मेंटल से मतलब है यहां पे
टेस्ट या ट्यूनिक के नीचे पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं मेंटल या बॉडी वॉल, यह अपन को तभी दिखाई देगी जब अपन इस हर्डमानिया की टेस्ट या ट्यूनिक को हटा देंगे। तो इस टेस्ट या ट्यूनिक के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन होगी वो इस हर्डमानिया की मेंटल या बॉडी वॉल के नाम से जानी जाती है। बस इतना इसमें बताना है, ज्यादा नहीं। इसके बाद अपन बात करेंगे, ये तो अपन ने इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी उसको डिटेल से जान लिया है। अब अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके वही एलिमेंट्री कैनाल होगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगी। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल पे ही डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, काफी एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर भी पढ़ा था। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, कि हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को विस्तार पूर्वक समझाइए। जिसमें इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक डायग्राम बनता है और उससे संबंधित उसमें जो संरचनाएं मिलती है, जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरेनेक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उन सभी को अपन क्रम से व्याख्या करते चले जाते हैं। तो इस तरह से अपन को ये टॉपिक करना होता है। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों ही पाई जाती है, जैसे ह्यूमन में अपन को देखने को मिलती है। अब सबसे पहले अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, जिसे बोलते हैं अपन आहर नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसकी हर्डमानिया की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीटली विकसित, कोइल्ड अर्थात कुंडलित, पूर्णतः विकसित, कुंडलित, इसे अपन बोलेंगे कोइल्ड टाइप की होती है, जो निम्न संरचनाओं या निम्न स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है। उससे पहले अपन को ये जानना है कि ये कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे इसका एंड होता है। तो प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा हो, समझा हो, तो यह एलिमेंट्री कैनाल ब्रेंकियल साइफन से स्टार्ट होकर एनस एपरेचर तक समाप्त हो जाती है। यानी ब्रेंकियल साइफन ये वाला भाग था, यहां से स्टार्ट होकर इसका जो जो एनस एपरेचर होगा वहां पे ये समाप्त हो जाएगी। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले बात करें माउथ की। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इंसान के जैसे ये खाना खाता है उसको चबाता है, नहीं। प्रीवियस क्लास में अगर आपने समझा हो तो इसमें सीलियरी फीडर होता है ये, यानी अपने पक्षमाभ सीलिया के माध्यम से एक जल धारा उत्पन्न करता है और जल धारा इसके ब्रेंकियल एपरेचर से होती हुई फिर इसकी एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए एट्रियल से वापस निकल जाती है। तो उस जल की धारा के साथ जो सूक्ष्म जीव आते हैं वही इसका फूड होता है। तो माउथ की बात करें तो इसका जो माउथ होता है कहां पे उपस्थित होता है, ब्रेंकियल साइफन या ब्रेंकियल एपरेचर के ऊपर वाले सबसे टॉप वाले भाग पर यह इसका माउथ उपस्थित होता है, यहां पे जो ब्रेंकियल साइफन में खुला हुआ होता है। बस समझना है अपन को, डिटेल तो आप नोट्स में लिख लेना। कहां पे मिलेगा इसका माउथ, ये जो ब्रेंकियल साइफन था
इसके या ब्रेंकियल एपरेचर के जस्ट टॉप वाला भाग, ये वाला भाग इसका माउथ कहलाता है, जो इस ब्रेंकियल साइफन के अंदर खुला हुआ होता है। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी, जिसे बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा कहां पे होगी? इस ब्रेंकियल साइफन या इसके माउथ के जस्ट नीचे वाला भाग, और नीचे वाला भी कौन सा? छोटा, बहुत ही छोटा होगा, संकरा होगा और ट्यूब लाइक केविटी। यानी ये जो माउथ है इसके जस्ट नीचे का भाग, ब्रेंकियल साइफन के जस्ट नीचे का भाग बहुत छोटा भाग होता है, संकरा होता है और नली समान एक केविटी, एक गुफा के समान होता है जस्ट यहां पर। वो क्या कहलाता है? बक्कल केविटी या मुख गुहा। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिस पे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या है कि जो ब्रेंकियल साइफन है, ब्रेंकियल साइफन, इसके आधारीय भाग पर सीलिया का एक समूह पाया जाता है। सीलिया का एक ग्रुप। यह सीलिया का जो ग्रुप होता है, इनकी जो संख्या होती है सीलिया की, वो 64 के लगभग होती है। कितनी? 64 के लगभग। एक समूह के रूप में होते हैं, ग्रुप के रूप में होता है। ये कहां पे होते हैं? बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। अब ये जो 64 सीलिया का एक ग्रुप है जो ब्रेंकियल साइफन के आधारीय भाग में है, इनमें से 64 की बात की है अपन ने, तो इनमें से 8 सीलिया तो होंगे बड़े, 8 सीलिया होंगे मध्यम आकार के, 16 सीलिया होंगे छोटे, और बाकी कितने बच्चे? 32। तो ये होंगे बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। तो टोटल 64 हो गए। तो कई बार यहां पर से भी क्वेश्चन आया है कि बक्कल कैविटी के बेसल पार्ट में कितनी संख्या में, किस संख्या में सीलिया पाए जाते हैं? 64, जिनमें से अपन को यह भी बताना होता है कितने बड़े होते हैं, कितने मध्यम आकार के होते हैं, कितने छोटे और कितने बहुत ही छोटे होते हैं। ये सभी सीलिया जो है, छोटे, मध्यम और बहुत ही छोटे, ये आपस में मिलकर एक छलनी के समान काम करते हैं। ये सभी मिलकर छलनी के समान, यानी जो आटा छानने की अपनी छलनी होती है उसके समान ये काम करते हैं। अर्थात मतलब क्या है, यहाँ पे जो फूड धारा के साथ, जो जल की धारा के साथ जो छोटे छोटे जीव आए हैं, जो इसका फूड है, उसको उनको यहां पर छाना जाता है, छानकर अलग कर लिया जाता है। यानी काम की चीज तो यहां पे छान के अलग कर ली इन सीलिया के माध्यम से, और बिना काम की चीज पानी है मोस्टली, उसको वापस एट्रियल कैविटी से पिचकारी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए तो इसे समुद्री फंवारा बोल रहे थे अपन, सी स्क्वर्ट। ये सी स्क्वर्ट या समुद्री फंवारा पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे अपन को इसकी बक्कल कैविटी के बारे में स्पेशली यहाँ पे इस छलनी के समान यहाँ पे जो सीलिया है वो काम कर रहे हैं, इनकी संख्या का भी अपन को ध्यान रखना है। बक्कल कैविटी के बाद में फेरेनेक्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी जो इसका भाग है वो इसका सबसे मोस्ट भाग,
होगा कहां पे? ये सभी संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले माउथ है, फिर बक्कल केविटी है, फिर फेरेनेक्स या ग्रसनी है। यानी सबसे ऊपर माउथ, माउथ के नीचे जस्ट बक्कल केविटी के जस्ट नीचे फेरेनेक्स या ग्रसनी का भाग। अब ग्रसनी जो भाग है, यह जो एट्रियल केविटी होती है, यहां पे जो एट्रियल साइफन है उसके अधिकतर भाग को घेरे हुए रहती है। प्लस इसके साथ ही यह मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमें से एक है ब्रेंकियल साइफन। उस ब्रेंकियल साइफन में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरी के अंदर से बहुत ही डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, कहां से क्वेश्चन पूछ लिए बीच में ही हमें। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बनाता है अगला। तो ग्रसनीय भाग होता है प्री ब्रेंकियल रीजन, और एक होता है ब्रेंकियल सेक। सेक का मतलब है यहां पे कोष, रीजन का मतलब है यहां पे क्षेत्र। यानी अपन इस फर्स्ट पार्ट की बात करें ग्रसनी के, तो यह ब्रेंकियल साइफन या इसकी ग्रसनी का सबसे पहला भाग, प्रमुख भाग तो नहीं होता, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर का भाग होता है, छोटा भाग होता है। बड़ा भाग ये होता है सबसे बड़ा। ग्रसनी का सबसे बड़ा भाग ब्रेंकियल सेक के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा, इसे क्लोम कोष भी बोलते हैं। ब्रेंकियल मतलब यहां पे क्लोम से है, क्लोम कोष, ठीक है। इसे बोलते हैं परिग्रसनीय क्षेत्र, परिग्रसनीय क्षेत्र, परिग्रसनीय क्षेत्र या प्री ब्रेंकियल रीजन। तो ये क्या होता है कि यह सबसे छोटा भाग होता है ग्रसनी का, और इसकी जो दीवारें हैं इस भाग की, इन दीवारों में न तो किसी भी प्रकार का वलन मिलता है और न ही किसी प्रकार का सीलिया मिलता है। किसी भी प्रकार के वलन भी नहीं मिलेंगे, किसी की प्रकार के सीलिया भी नहीं मिलेंगे। अर्थात इस भाग में क्लोम दरारें, जो एक प्राइमरी कोर्डेड करेक्टर था, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हो तो नोटोकोड थी, गिल स्लिट्स थी और नर्व कोड थी। जो थर्ड नंबर का प्राइमरी करेक्टर था गिल स्लिट्स, जिन्हें बोल रहे थे अपन क्लोम दरारें, उन क्लोम दरारों के माध्यम से तो शोषण होता है इनमें, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें गिल स्लिट्स यानी क्लोम दरारें अनुपस्थित होती है। वो कहां पे मिलेगी? ब्रेंकियल सेक में। तो मैं पहले बोल रहा हूं कि सबसे मेन मोस्ट पार्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही ब्रेंकियल सेक होता है, न कि स्टमक। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अंतर भी अगर आपको पूछे तो अंतर भी आप बता सकते हो इनमें। तो प्री ब्रेंकियल रीजन या परिग्रसनीय क्षेत्र ग्रसनी का सबसे छोटा भाग होता है, तथा इसकी जो दीवारें होती है, जो वॉल्स होती है, उसमें किसी भी प्रकार का वलन, जिसे बोलते हैं फोल्ड और सीलिया, पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। इनमें गिल स्लिट्स या क्लोम दरारों का भी अभाव होता है। लेकिन इस क्षेत्र में दो वृत्ताकार या सर्कुलर उभार पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पोस्ट प्रीफेरेंजियल बेंड्स। पश परिग्रसनीय बेंड्स मतलब पट्टियां, पश परिग्रसनीय पट्टियां पाई जाती है। अब बात करें अपन ब्रेंकियल सेक की, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? यह ग्रसनी या फेरिनेक्स का सबसे बड़ा लास्ट वाला भाग होता है। ये तो आगे वाला भाग छोटा भाग था, ये इसके जस्ट पीछे पाया जाएगा। तो सबसे बड़ा और पीछे पाया जाने वाला भाग होता है जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।
इसी भाग में इसकी जो दीवारें होती हैं वो दीवारें पतली और छिद्रित होती है, छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे बहुत सारे। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको बहुत सारे छिद्र मिलेंगे। इसे इसका आउटलाइन डायग्राम बनाऊं मैं। ये तो दोनों उभार हो गए इसके। ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको जिसमें आप बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट से बनाओगे ऐसे। ये तो हो गया इसका माउथ। ये ब्रेंकियल साइफन या ब्रेंकियल एपर्चर अपन बोलते हैं। इसके जस्ट ये सकरा भाग क्या है, बक्कल कैविटी, और इसका ये आगे वाला भाग ब्रेंकियल से ग्रसनीय भाग, जिसका ये ब्रेंकियल सेक वाला भाग है, ये वाला जो इस एट्रियल कैविटी को भी घेरे हुए रहता है। यहाँ पे जो अपन ये छिद्र बनाए हैं, ये इनका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा था अभी कि इसकी जो ब्रेंकियल सेक की जो दीवारें हैं, इनमें ये दीवारें पतली और छिद्र युक्त होती हैं, जिनमें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, क्लोम दरारें पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं स्टिग्मेटा। यहां से क्वेश्चन आया है, क्लोम दरारें, इन्हें क्या बोल रहे हैं अपन, स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा, ये स्टिग्मेटा जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, स्टिग्मेटा, क्लोम दरारें किस काम में आती है, श्वसन में, रेस्पिरेशन में। स्टिग्मेटा के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि एक हर्डमानिया में स्टिग्मेटा एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग में पाए जाते हैं, या स्टिग्मेटा किसे कहते हैं। स्टिग्मेटा क्लोम दरारें जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये स्टिग्मेटा ब्रेंकियल साइफन से एट्रियल कैविटी में खुलते हैं। यह है ब्रेंकियल साइफन। तो इस ब्रेंकियल साइफन के माध्यम से ये एट्रियल कैविटी में खुलते हैं ये स्टिग्मेटा या क्लोम दरारें। ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टिग्मेटा है, इस पर सीलिया, बड़े बड़े सीलिया पाए जाते हैं, पक्ष्माभ, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के लगभग हो सकती है। ये सीलिया भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो फूड आया है, जो सूक्ष्म जीव आए हैं, उनको छानने का काम करते हैं। यानी कि वहां पे छलने से अगर बाय चांस कुछ फूड निकल भी जाए तो यहाँ पे उनको फिर से छान लिया जाता है अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। इस स्टिग्मेटा के अलावा भी ब्रेंकियल सेक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिनमें से भी क्वेश्चन आया है। वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, आपने नाम सुना हो अगर, ट्रेबिक्यूले, डोर्सल लेमिला, एंडोस्टाइल, ये अतिरिक्त संरचनाएं हैं। जैसे एंडोस्टाइल की भी बात करूं तो म्यूकस रिलीज करती है, स्लाइवा जैसा लसलसा पदार्थ। अदर स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट है ट्रेबिक्यूले, सेकंड है डोर्सल लेमिला, और थर्ड है एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल का ध्यान रखना, ये एक दिए की लो जैसी दिखाई देगी। इसका डायग्राम भी बनवाता हूं मैं आपको हर बार, ऐसे ऐसे, ये फ्लेम लाइक होता है। ऐसे सीलिया का एक ग्रुप होता है जो अपन को दिए की लो समान दिखता है ऐसे। ये एंडोस्टाइल होता है जो म्यूकस रिलीज करने का काम करता है, लसलसा पदार्थ। ये ट्रेबिक्यूले क्या है, ये जो ब्रेंकियल सेक की अपन ने बात की थी, उसकी बाहरी सतह, आउटर सरफेस पर खोखले स्टैंड पाए जाते हैं, खोखले स्तंभ पाए जाते हैं, जिन्हें ट्रेबिक्यूले के नाम से जानते हैं।
ये डोर्सल लेमिला क्या है? जो अपन ने ब्रेंकियल सेक या क्लोम कोष की बात की थी, उसकी छत की पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसे डोर्सल लेमिला या पृष्ठ लेमिला के नाम से जाना जाता है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तो पता नहीं क्या रामायण गा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेन एग्जाम में पेपर दोगे, उस टाइम आपको जो क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो इन्हीं में से आएंगे। तब आपको याद आएगा कि काश हम उस टाइम ध्यान दे लेते। तो नई चीज कुछ नहीं है, बस एनिमल ही चेंज हुआ है। सेकेंड ईयर में अपन ने ह्यूमन के बारे में बात की थी तो सब समझ में आ रहा था। अब एक छोटे से पानी में पाए जाने वाले जीव को ले लिया तो इसकी स्ट्रक्चर्स तो वही है, एलिमेंट्री कैनाल में सारे नाम तो वही है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन सी स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, उनके नाम आपको अजीब लग रहे हैं। तो इनको याद करो, धीरे धीरे समझो, तो ये सारा सिस्टम इसका अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी सारे सिस्टम एक ह्यूमन के जैसे ही हैं। अपने में भी माउथ है तो इनमें भी माउथ है, अपन में बकल कैविटी है तो इनमें भी है, लेकिन ये छोटा सा जीव है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ संरचनाएं भी अलग है। बाकी सारी की सारी कहानी वही है। तो आज अपन ने इस क्लास में टेस्ट या ट्यूनिक थोड़ी डिटेल में बात की, और उसके अलावा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की कुछ संरचनाएं जैसे माउथ, बक्कल कैविटी और इसके ग्रसनीय क्षेत्र के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी आगे की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और जो सहायक ग्रंथियां हैं जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, उनके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।